जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम। मेरे दोनों दोस्त वकार गिलानी और जावेदुर रहमान आज बड़े अरसे के बाद मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का शुक्रिया। आज हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत के अंदर इस वक्त ऐसे लगता है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें आपस में चपकलश चल रही है, फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर के क्या डायनामिक्स हैं, क्या दोनों भाई जो हैं उनकी अप्रोच में कुछ फर्क है हुकूमत चलाने के हवाले से, उस पर बात होगी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के केसेस और जो उनकी जमात के मामलात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और माशी मसाइल जो हैं उन पर तो हम हमेशा कोशिश करते ही हैं कि कुछ तस्करा किया जाए। तो शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो हम एक लहर देख रहे हैं पीटीआई के हवाले से, क्योंकि पीटीआई इतने अरसे से उनको इजाजत नहीं है कुछ सियासी एक्टिविटी करने की या कुछ एहतजाज करने की। तो अब ऐसा लगता है कि वो दूसरों के कांधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक इंच करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्पेस बना रहे हैं अपने लिए। हमने देखा कि वो कराची में उन्होंने एक एहतजाजी रैली की, फिर खैबर पख्तूनख्वा को अब वो अपना एक तरह से फोर्ट्रेस समझ रहे हैं। सवाबी में उन्होंने एक धरना किया है और उनका ख्याल ये है कि सवाबी से शुरू करके ये धरना जो है ये इस्लामाबाद पहुंचेगा और इस्लामाबाद में जाकर शायद वो मुक्तदरा कुव्वतों पर कुछ प्रेशर डाल सकेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। दूसरे तरफ जो है वो जमात इस्लामी ने एक ऐलान कर दिया है कि 30 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन जब आप ये देख रहे हैं हमारी वीडियो, वो तमाम शाहराएं बंद कर देंगे। और इस हवाले से भी उन्होंने कुछ एक्टिविटी की है। मौलाना फजलुर रहमान जो है, जो पीडीएम 1 में बड़े इत्तेहादी थे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, बल्कि पीडीएम के सरबराह थे, जब से इलेक्शन हुए हैं वो कुछ उखड़े उखड़े नजर आते हैं। उन्होंने भी पीटीआई के एहतजाजी हक को तस्लीम कर लिया है और उसकी हिमायत करने का ऐलान किया है। तो गिलानी साहब, ये क्या खिचड़ी पक रही है सारी? बहुत शुक्रिया। वैसा भी एक तो मैं गुजारिश करूंगी, जो आप कह रहे थे कि शायद पीटीआई को बहुत स्पेस मिल रही है, अभी तक तो नहीं स्पेस? लग रहा। मैं कह रहा था स्पेस नहीं मिल रही, इसलिए वो दूसरे रास्तों से निकालने की कोशिश कर रहे हाँ, हैं। वो जो दूसरा रास्ता जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी अभी उनकी तरफ वाला रास्ता नहीं लग रहा मुझे, हम्म। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने ईद से पहले ही, जब इलेक्शन हुए थे और जब उनकी रिजेंटमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद एक तहरीक शुरू करेंगे। मई का उन्होंने टाइम दिया था। और फिर आज असेंबली में वो भी बोले हैं और सेनेट में उनके भाई अताउर रहमान भी बोले, हम्म। जो रिसेंट सेशन हुआ है उसमें। और बड़ी खुल के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बातें की और मौजूदा जो भी हुकूमत थी और जमहूरियत का मॉडल है उसको उन्होंने रद्द किया। तो इसी तरह पीटीआई स्पेस लेने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी उसको उस तरह से वाकईतन जिस तरह आपने कहा मिल नहीं रही है। उसकी मिसालें ये हैं कि जो इस्लामाबाद में भी उन्होंने एहतजाज रखा था, उसको काफी हद तक कर्टेल किया गया। उसके बाद जो बयान अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी का आया, उसका भी जवाब मिल गया आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें कि जनाब यारी इस तरफ कोई इस तरह ना सोचे कि कोई मुआशी इस्तेहकाम के करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो कदम इस्तेहकाम की तरफ ना आए। फिर कराची हर जगह पे ये बड़ा उनका भी कंट्रोल्ड है। कोशिश तो वो मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल्ड है। फिर जमात इस्लामी भी शुरू से आपको पता है वो वोकल है। अब चूंकि नए अमीर उनके आ गए हैं, नईम रहमान साहब, आफिस साहब, तो उनकी भी कोशिश है कि वो थोड़ी सी प्रेजेंस शो करें। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये अभी तक हमें इब्तदाइया लग रहा है, क्योंकि अभी कल्मिनेट नहीं हुई ये सारी चीजें, एक्यूमुलेट नहीं हुई सारी चीजें। हम्म। तो उनको अभी जब होंगी तो उस वक्त तक जाके क्या गिव एंड टेक पोजीशन होती है। और ये एक मैं बात गुजारिश कर दूं कि अभी चूंकि इसाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, और ये भी एक जो इस पे इशारा दिया हमने जा अभी रहा है सैर हासिल गुफ्तगू करनी है अलहदा कर से। रही है, उसमें ये ना हो कि एंड पे जो आपको पता है पीडीएम 1 में जो मुतहरक थे, या पीडीएम 1 से पहले पीटीआई के दौर में मुतहरक थे, तो ज्यादा मुतहरक कौन थे? यही थे ना, मौलाना फजलुर रहमान ही। हम्म। तो ये एक एहतजाजी, एक कह सकते हैं कि इनके पास एक मैन पावर मौजूद है। तो हो सकता है कि अगर मियां साहब की बात नहीं बनती, बड़े मियां साहब की, तो वो भी इस तहरीक का हिस्सा ना, कहीं खुदा ना खास्ता हो हम्म। जाए। वो क्या अपने भाई साहब के खिलाफ जो है वो एक कर लेंगे, एक तरह से ऐलान जंग कर देंगे। इस पे बात हाँ, करते हैं, इस पे आते हैं अभी। लेकिन जावेद साहब, ये सारी जो एहतजाज है, ये कोशिशें पार्लियामान से बाहर हो रही हैं या पीटीआई जो अपनी
पार्लियामान के अंदर प्रेजेंस है उसको भी किसी हद तक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हक में कोई दूसरी जमातों को एक तरह से रैली अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या पार्लियामान के अंदर उनकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक? वैसे सब पार्लियामान में तो इनकी तो वैसे सुनवाई तो कहीं भी उस तरह से अभी तक नहीं हो रही। हम्म। अब इन्होंने जो स्ट्रेटेजी जो अपनाई है वो हम कह सकते हैं कि बेहतरीन है। वो इस तरह से कि खान साहब जेल के अंदर से जो बैठ के सियासत कर रहे हैं, वो एक तरफ से अमीन अलाई गंडापुर को कहते हैं कि तुमने काम चुप के रखना है, हम्म। बात करनी है। शेर अफजल मरवत को कभी ऐसी बात ऐसा पैगाम दे देते हैं कि जो सामने से खुल के बयान करनी होती है उसने अपनी स्ट्रेटेजी के डायलॉग करना है नहीं करना, मुज़ाकरात को हम हम्म। जूती की नेक पे रखते हैं, इस तरह की बात कर देते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। अब उन्होंने ये देखा, ये काफी अरसे से ये चल रहा था कि खान साहब मुज़ाकरात वो कहते हैं मैं किसी सूरत में नहीं चाह रहा। दूसरी तरफ से फवाद हसन उनके वो जो हैं स्पोक्स पर्सन वो कह देते हैं जी मुज़ाकरात की कोशिश तो हम काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन हमें मुज़ाकरात का सिरा नहीं मिल रहा। अब इसी सूरत हाल में असेंबली के अंदर अगर या पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, तो पार्लियामेंट में वो है, आज उन्होंने अपना सीना खोल के रख दिया कि सामने हम पार्लियामेंट को किसी सूरत में चलने नहीं देंगे हम्म। अगर हमारी बात जिस तरह से उन्होंने वो कहते हैं कि पीटीआई जो भी जलसा जुलूस करने जाती है, जो भी बात करने लगती है, वहां दफा 144 लगा के उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर लिए जाते हैं। हम्म। वो कहते हैं कम वक्त में जो कुछ होगा हम सामने आएंगे, लाहौर में जलसा करेंगे, कराची में जलसा करेंगे, हर जगह करेंगे, मिलियन मार्च करेंगे, इस किस्म की चीजें करेंगे। और इन्होंने करनी थी, इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है, इन्होंने बैठना नहीं था। और ये बैठने वाला जो पैगाम है उसको आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इनके साथ हाथ मिला के, आज वैसे मौलाना फजल रहमान साहब जैसे खड़े होते थे तो पीटीआई के बेंचों से डीजल डीजल की आवाजें आती थी, आज वो आवाजें वैसे नहीं वैसे आई। मैं आपको क्यों? याद याद कराऊं, बिलावल साहब भी इस हवाले से बयानात तो दे चुके हैं कि जी पीटीआई को एहतजाज करना चाहिए, जमहूरियत में इसकी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। जी। मजा तो तब आता जो ना आज अगर बिलावल साहब वाकई जो है उस पर यकीन रखते, वो पहुंच जाते इनके एहतजाज में और कहते मैं आपके साथ शामिल हूं। खाली बयान देने से और वो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखाने से तो कोई फायदा नहीं है। इन्होंने तो इतना बड़ा दिल नहीं किया, वैसे तो जमहूरियत की बहुत बातें करते हैं पीपल्स पार्टी वाले। कराची में जलसा करने गए हैं, वहां इन्होंने दफा 144 लगा के इनको उस तरह से जलसा नहीं करने दिया। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब की आज की जो तकरीरें हैं उसमें 4-5 बातें बड़ी अहम की हैं कि हम मिलियन मार्च करेंगे, पाकिस्तान की स्टेट महफूज नहीं है, उन्होंने अपने दुखड़े सामने रखे। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, आप लोग दिल बड़ा करें और इनको हुकूमत जो है, अगर इनका मैंडेट बनता है, इनको दे दें पीटीआई को। और मुझे ये नहीं बड़ा दिया तो इनको इम्पोर्टेंट। देते हैं। बुनियादी तौर पर रेट बढ़वाने की थोड़ी सी कोशिश लग रही है मुझे, इससे ज्यादा इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर मैंडेट उनको दे दिया और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज में, तो फिर मौलाना साहब के हाथ क्या आएगा? अभी तो फिर शायद उनको थोड़ी सी कुछ उम्मीद है। गिलानी साहब जी, आप कुछ बात कह रहे हैं? जावेद साहब आप बात पूरी कर लें। जी, इस बात पे थोड़ा सा अगर हम इसको रिलेट करें कि उन्होंने साथ ये कहा कि हम 2 मई को कराची से और 9 मई को इधर से खैबर पख्तूनख्वा से मिलियन मार्च करेंगे। ये तो हम्म। उनको ज़रूरत ना पेश आती, ये बयानों तक बात होती। ये आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि इनका ये जो इकट्ठ हो रहा है, ये हुकूमत के लिए बड़ा मसला बनेगा। और ये चीज़ें जो हैं हुकूमत को कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन पे लेके आनी पड़ेगी, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर दी गई है। ये जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं। असल जो टारगेट है खान साहब को बाहर लाना। खान हम्म। साहब को बाहर लाने का मतलब ये है हुकूमत के लिए मज़ीद मसाइल खड़े करना। हम्म। तो ये एक अजीबो-गरीब किस्म की खिचड़ी बन चुकी है। तो गिलानी साहब, हुकूमत के जो मसाइल हैं अगर हम उनकी बात करें,
तो चाहे पिछली हुकूमतों में फाइनेंस का मसला हो, उनको नाम सूझता है इसहाक डार साहब का। अब जो मसाइल हैं उनको फिर नाम सूझा है इसहाक डार साहब का कि वो फाइनेंस अगर खुद हैंडल नहीं कर रहे तो उनके बॉस बन जाएं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इस मूव की क्या आपको वजह नजर आ रही है? कुछ तज्जियाकार जो हैं वो ये समझते हैं कि ये एक तरह से जो नवाज और शहबाज कैंप के आपस में मामलात हैं उसका भी एक शाखसाना है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को असर्ट किया है इस सूरत जी, में। ज्यादा डिस्कशन तो यही है, और जो नजर आ रही है सूरत हाल, हम्म। क्योंकि पिछले चंद दिनों से अगर आप देखें तवातर से, तो राना सनाउल्लाह जो पीएमएलएन पंजाब के सदर हैं, उनके स्टेटमेंट्स आने शुरू होते हैं बड़े क्लियरली मोहसिन नकवी के मुतल्लक और इन मामलात के मुतल्लक। फिर उसके बाद नवाज शरीफ जब ये चीन जाते हैं तो पीछे से अचानक मीटिंग होती है, वहीं पे चीन से ही वो ऑर्डर करते हैं कि एक मीटिंग करें, हम्म। और उसकी एक जबरदस्त फिर प्रेस ब्रीफिंग कल करते हैं खुर्रम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह, और उसमें भी बड़ा वाज़ेह पैगाम वो देते हैं। फिर ये हैरान कुन बात देखें ये है कि ये इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस चीज पे कि छुट्टी का दिन है, इतवार, और लेट आफ्टरनून, और जो दोनों साहिबान हैं वजीर आजम और उनके जो डिप्टी वजीर आजम आए हैं, वो दोनों सऊदी अरब में हैं, हम्म। एक हाई पावर डेलीगेशन के साथ वो विजिट कर रहे हैं, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब इसहाक डार डिप्टी वजीर आजम बन गए हैं, वो उनके साथ वहां मौजूद हैं। तो हम्म। इतनी अर्जेंसी जो है, ये क्या है जो वजीर आजम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चीन से जाके कह रहे हैं कि फौरी तौर पे आप मीटिंग करें, फिर फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन करवाया जाता है, फिर फौरी तौर पे ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ सदर बनेंगे। हम्म। तो नजर आ रहा है कि शायद बहुत सारी जो ख्वाहिशात हैं वजीर आजम नवाज शरीफ की और उनके वो सारे ग्रुप की, आप देखें जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर, जो ऊपर नहीं आ सके उस तरह से, वो इशारतन कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तो तरफ उस वो बैलेंस ऑफ पावर को, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जमात की सदारत भी संभालने जा रहे हैं दोबारा। तो क्या अब वो इस तमाम जो अपनी पावर मूव्स हैं इनके जरिए वो अपने भाई से एक अलग रास्ते पे चलेंगे? भाई साहब तो उनके मुफाहमत पे यकीन रखते हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्या तो हुकूमत से बाहर बैठ के अब टकराव ये की वही सियासत बात है, करेंगे? ये वही बात है जो पहले चल रही थी, आपको याद होगा, छोटा थानेदार और बड़ा थानेदार, जो पीडीएम की गवर्नमेंट से पहले थी। एक डरा रहा था, एक जाके कह रहा था हाँ मैं करता हूँ। हम्म। तो अब ये भी एक उन्होंने रख लिया है। एक सबसे ज्यादा मजे की बात यही है, देखिए, कि याद यूजुअली ये होता है कि एक दो मुख्तलिफ जमातें हों और उनमें पावर शेयरिंग का फार्मूला नहीं बन रहा और उनकी ताकत बराबर की है, तो वो डिप्टी वजीर आजम और वजीर आजम का ओहदा ले लेते हैं। यहाँ पे एक ही जमात के अंदर वजीर आजम और डिप्टी वजीर आजम आ गए हैं। हम्म। इसका मतलब है कि इस पार्टी के अंदर ही कुछ बैलेंस ऑफ पावर का इशू चल रहा है। तो अब ये नवाज शरीफ की सारी जो मामलात हैं और उनकी जो नुमाइंदे के तौर पे जो समझा जा रहा है, वो इसहाक डार काम करेंगे और वो रेजिस्ट करेंगे, और वो बेटर शायद ये भी समझा जा रहा है कि शहबाज शरीफ हर चीज माने जा रहे हैं, वो हम्म। लेटे जा रहे हैं, जिसको मुहावरतन कहते हैं। तो उस पावर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सागडार को भी आप वो ना समझें कि बड़े वो एक हॉकिश किस्म के इंसान है, वो भी एक डिप्लोमेटिक इंसान है, और उनकी भी कोशिश होती है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट किया जाए। हम्म। तो उसमें कुछ अपनी बातें मनवाने के लिए अब इसहाक डार को अलर्ट किया गया है। कुछ इसहाक डार एक। पहले से भी उस तरह से थे। पहले ही आपको याद होगा कि उनको ईसीसी में शामिल कर लिया गया, हम्म। उनको उसमें कॉमन काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट में शामिल कर लिया गया, फिर उनको और इस तरह की बड़ी कमेटीज में शामिल कर लिया गया। वो हमारे एक साथी मेहताब हैदर साहब बताते हैं कि पिछले जब पीटीएम का दौर एक हुआ था, वो 26 कमेटियों के चेयरमैन थे। हम्म। भाई देखें, नहीं, पिछली मैं हुकूमत में इसको भी उन्होंने एक बढ़क मारी थी, आपको याद होगा कि वो आईएमएफ को सबक सिखाएंगे और उनको सीधे रास्ते पर ले आएंगे। फिर हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। तो अब इस दफा देखते हैं कि उनकी ये जो नया होता है ये हमें क्या चमत्कार दिखाता है। जावेद साहब, ये दूसरी तरफ जो मामलात हैं इकोनॉमी के, जैसे अभी गिलानी साहब ने भी जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना का दौरा किया उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दूसरी दफा सऊदी अरब गए हैं, बीच में सऊदी अरब के नुमाइंदे पाकिस्तान में आए। इन तमाम मूव से, इन तमाम मुलाकातों से अभी तक जो इनको उम्मीद थी कि कोई रिलीफ मिलेगा वो तो अभी तक नजर नहीं आ रहा। वैसे सब ये जो रिलीफ जो हम ये यहाँ जो कहानी चल रही है रिलीफ की, वो ये है कि अभी तक डिफॉल्ट और डिफॉल्ट से बचना, इस किस्म की कहानियां चल रही हैं। हम्म।
और ये रिलीफ हासिल करके भी डगमगाती हुई सूरत हाल होनी है इनकी इकोनॉमी की। आगे बजट के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं कि बजट में क्या करना है, किस तरीके से अवाम को रिलीफ देना है। हम्म। गंदम के मसाइल इनके सामने बहुत ज्यादा, ग्रोअर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए बजट कैसा बनाया जाए जिसके में ऑलरेडी जो लोग परेशान हैं, जिनके ऊपर बिजली के बिल के मसाइल हैं, इन्फ्लेशन के मसाइल हैं, वो उनको राजी कैसे करेंगे, सरकारी मुलाजमीन को राजी कैसे करेंगे। ये सारी चीजें देखते हुए जब आईएमएफ की तरफ से जो चीज आनी है, वो जो ट्रांश आनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे पहले अभी डार साहब की बात हो रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि डिप्टी वजीर आजम, वैसे ये ओहदा परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब के दौर में भी ये हमने एक प्रैक्टिस देखी थी। इसाक डार साहब की मैं जरा बात करता चलूं कि डार साहब को इन्होंने 26 कमेटियों को कहा, मैंने खुद ये रिपोर्ट किया है, 88 उन्होंने हाँ, कमेटीज की को चेयर किया हुआ हम्म। है। और यानी उनके पास, यानी यानी रिकॉर्ड वो पहले कायम कर चुके हैं, अभी तक बात वहां पहुंची नहीं है दोबारा। जी अभी तक वहां पहुंची नहीं है। अब इस दफा ये इन्होंने बड़ा कमाल किया कि हम वो कर देते हैं जी, मिनिस्टर थोड़े रखते हैं, कैबिनेट का साइज थोड़ा रखते हैं। लेकिन ये जो डार साहब को रख के उन्होंने सारी चीजें जो है ना बैलेंस कर दी हैं। हम्म। दूसरी तरफ पीएमएलएन का जो आप अंदर के इंटरनल लड़ाई की बात कर रहे थे, जो बिकरिंग की, उसको अगर इस तरह से देखें कि राना सनाउल्लाह साहब की जो मीटिंग है नवाज शरीफ साहब से, और जो नाराज लोग हैं जो नजर आ रहे हैं नाराज, इनमें आपके जावेद लतीफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, इन्होंने कहा है कि वो जो बातें बाहर बैठ के कर रहे हैं, क्यों ना उनको साथ बिठा के ये बातें कर ली जाएं, हम्म। ताकि एक मैसेज जाना चाहिए। और वही बात के नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब की राहें अब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट उस तरह से नजर नहीं आ रही। इसमें एक जमाने में कहा जाता था कि गुड कॉप और बैड कॉप कॉप वाली बात की जाती थी, लेकिन अब इनमें इख्तलाफ होता हुआ नजर आता है कि एक ऐसी, अब दरमियान में जो कुशन रखा गया है ये डार साहब वाला, ये अभी तो कुशन है, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि वो एक साहब उनको उस साइड से खींचेंगे, एक इधर से खींचेंगे, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी इस चीज से। हम्म। बात सिर्फ यह ना कि इस अख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जैसे उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कोशिश की, उनकी मंजूरी नहीं है कि वो इलेक्शन में आए। उनको ये जो पंजाब की हुकूमत मरियम बीबी को मिली है, वो भी एक तरह से गिव एंड टेक में मिली है। जी। अगर बल्कि ये जो वो बाहर बैठ के फड़फड़ाते रहेंगे और भाई की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो ना अपोजिशन हो सकेगी ना हुकूमत हो सकेगी। मामला ये आधा तीतर और आधा बटेर ही बन जाएगा। गिलानी साहब, आप कुछ कह रहे थे? यही मैं कह रहा था कि बल्कि अभी जो कुछ अगर वो इस तरह से खुल के सामने आएंगे तो मजीद मुश्किलात ही पैदा करेंगे, आसानियां नहीं पैदा करेंगे। हम्म। बिल्कुल सही है। बहरहाल, अब देखते हैं कि ये मामलात आगे कैसे चलते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत भी फंसी हुई है और अपोजिशन भी फंसी हुई है। और मुझे तो लगता है कि इन दोनों को इस मकाम तक पहुंचाने वाले भी फंसे हुए हैं। समझ उनको भी कुछ बिल्कुल नहीं आ रही, मामला डे टू डे ही चल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। जो है इस सारे मामले में, जैसे अभी गंदम का तस्करा हुआ, इकोनॉमी का तस्करा हुआ, आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुश्किल है और उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही, जो कि उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद शायद आए। जब तक हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल जो महाजा रही है ये ठीक नहीं होगी, तब तक ना मुल्क के अंदर चीजें ठीक होंगी, ना बाहर हमारे ताल्लुकात ठीक होंगे, ना इससे जो माशी सिलसिला जुड़ा हुआ है वो ठीक होगा। और हमने देखा, बड़ी तनकीद हुई जो ये कराची के सनतकार हैं, जो हबीब ग्रुप के सरबराह हैं, उन पर, कि उन्होंने क्यों ये कहा कि आप अडयाला वाले से बात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मशवरा बड़ा साइब था कि आप मामलात कुछ ठीक करने की कोशिश करें ताकि चीजें जो है वो कुछ कंसेंसस से आगे बढ़ें। गिलानी साहब, आप कुछ हाँ, कह रहे लेकिन मैं अर्ज करूँ कि मामला अभी उस तरफ जा नहीं रहा ना, बदकिस्मती हैं? से। जो अभी आपने गंदम की बात की, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इजाजत लेना चाह रहा हूँ कि आम आदमी की जो तकलीफ है उसका तो ना हुकूमत को एहसास है ना हमारी SAFC को एहसास है। ये गंदम के मामले पे सब खामोश हैं।
लेकिन जहां भी उन्हें आता है कि ये जो माशी इस्तेहकाम जिसका आप रोना रोया जा रहा है, अब जो यकीनी तौर पर जरूरत भी है अहवाज साहब, वो अभी एक जिद की शक्ल का है। हम्म। तो वो जिद ये है कि हम पीटीआई की पॉपुलैरिटी को किसी तरीके से रोकें, कुछ मुआशी इस्तेहकाम शो करके कि जनाब ये देखें मुल्क खड़ा हो गया है, अब किसी की जरूरत नहीं है, अब ये आगे चलेगा। लेकिन वो सूरत हाल बदकिस्मत से बनती नजर आती नहीं है। ये जिद की सूरत में सारा कुछ चल रहा है, और जो आम आदमी के रिलीफ के लिए ना एसआईएफसी बोल रहा है ना हुकूमत बोल रही है। देखिए, अगर इससे कुछ निकलना होता ना इस अरेंजमेंट से, तो वो पीडीएम 1 में ही निकल आता। उस वक्त ये जो जवाब था कि जी मुद्दत कम थी, अब तो आपके पास पूरे 5 साल हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं दोबारा, क्योंकि जिन हमने फैक्टर्स का जिक्र किया वो फैक्टर हमेशा आपको पुल बैक करते रहेंगे, आपको आगे चलने की इजाजत नहीं देंगे। बहरहाल, आज गुफ्तगू का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।